हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो अपने चैप्टर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो होगा समता का अधिकार। हमारा चैप्टर है कि भारतीय संविधान में अधिकार, मतलब यहां पर हम अधिकारों की बात करेंगे, खास तौर से मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे, हमने पिछले वीडियो में भाग 3 का ओवरव्यू देख लिया था, हमने ये भी देख लिया था कौन कौन से अधिकार हमको मिले हुए हैं, इनको हमने जान लिया था। आज हम बात करेंगे समता के अधिकार के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये समता का अधिकार होता क्या है, और हम इसको समझ लेते हैं क्या कहलाएगा, कैसा होता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा ये समता का अधिकार। तो आप देखिए समता के अधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको ये देखने को मिलेगा। समता अगर शब्द की हम बात करें, समता अगर केवल इसी शब्द की अगर आप बात करते हैं तो ये डिनोट करता है किससे, समानता के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, समानता के बारे में। अब समानता 2-3 प्रकार से होती है। अब बोले सर यार ये कैसी समानता की बात आ गई, आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यहां पर समझने पड़ेंगे तब आप समानता के बारे में समझ पाएंगे। समानता 2 प्रकार से कैसे होती है, तो आप बताएं। समानता 2 प्रकार से मैं इसलिए कह रहा हूं कि समानता एक मानसिक भी आपको लानी पड़ेगी। ये क्यों मैं कह रहा हूं, अभी हम बात करेंगे तब आपको क्लियर होगा। और एक आपको भौतिक रूप से तो लानी ही है। 2 प्रकार की समानताओं की बात करेंगे। मानसिक ऐसे कि आप दिमाग में बनाकर बैठते हैं कि वो जाति वाला, वो कम्युनिटी वाला, उस क्षेत्र वाला वो हमसे कम होता है, ऐसी ये मानसिक कहलाती है। भौतिक वो होती है जो फिजिकली आपको दिखाई देती है, उसको भौतिक कहते हैं। अरे बोले तुम कमजोर हो, हमसे बराबरी नहीं कर पाओगे, तो ये क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, ये भौतिक कहलाती है। तो ये 2 टाइप की आपको पढ़नी है, और इनको हम खास तौर से समझने वाले हैं। जब अस्पृश्यता को पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी बताऊंगा समानता को हम कैसे देखेंगे, और आपको उसके एग्जाम्पल समझ में आएगा कि अच्छा ऐसी वाली बात कुछ हो रही है। यहां पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर आप देखने वाले हैं कि हमारी जो पढ़ाई होने वाली है, हम यहां पर पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 के बारे में, और हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। इन सब के बारे में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 14 हम देखें, एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को देखें क्या क्या है, उनको हम डिटेल में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए कि समानता का मतलब क्या हो जाता है। तो आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप 2 दोस्त हैं, आपके बुक के अंदर भी ऐसा एग्जांपल दिया गया है। आप 2 दोस्त हैं, कास्ट नहीं पता अभी, है ना। इन दोनों दोस्तों की कोई जाति हमको पता नहीं है ना, जाति हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते क्या जाति है। ये दोनों दोस्त कहां चले गए, चाय की दुकान पर चले गए चाय पीने के लिए। जो दोस्त एक्स था उसको चाय वाला पहले से जानता था, और एक दोस्त वाई था उसको चाय वाला पहले से जानता नहीं था। अब दोस्त एक्स को तो उसने एक कप में दे दिया चाय, बढ़िया डिजाइन वाले नए से और बेहतरीन कप में उसको चाय दे दी, यहां पर इसने चाय पी ली। दोस्त वाई से क्या बोला वो कि भैया आपका नाम क्या है, जरा आप अपना पूरा नाम बताना। तो उन्होंने बताया कि फलाना फलाना हमारा नाम है। जैसे ही नाम, पूरा नाम पूछने के लिए क्यों जाना, पूरा नाम इसलिए जाना ताकि जाति कंफर्म हो जाए कि जाति क्या है। जाति से वो था दलित, मतलब जाति से उसको क्या कंफर्म हुआ दिमाग में कि दलित। तो इस दोस्त भाई को क्या किया, मिट्टी के कुल्हड़ में या डिस्पोजल में चाय दे दी। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो समानता की बात नहीं है। मतलब यही समानता में बताया गया है कि आपको ये वाली समानता। अब ये क्या है, उसके दिमाग में थी ना, दिमाग में थी तभी तो उसने पूछा, और जब पूछा तो उसने क्या कर दिया, उसने भौतिक रूप से कर दी। तो हमें दोनों प्रकार की समानता को समझना है कि मानसिक समानता भी लानी है और फिर भौतिक समानता भी लानी है। तो ऐसा ये एग्जांपल आपने समझा यहां पर। ऐसे ही आप देखते होंगे कि समाज में स्त्री और पुरुष के आधार पर भी बड़ा विभेद आपको देखने को मिलता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो आपको स्त्री और पुरुष में अंतर देखने को मिलता है। स्त्री और पुरुष में आप अंतर यहां पर देख पाते हैं। अगर स्त्री की बात करते हैं तो अगर आप देखें, दोनों क्या है, समाज के अभिन्न हिस्सा है, समाज का हिस्सा है कि नहीं है। इन दोनों के बिना समाज बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा।
तो अगर आप देखेंगे समाज में अधिकार सर्वाधिक किसको दिए गए हैं, तो अधिकार सर्वाधिक इसको दिए गए हैं, अधिकार सबसे ज्यादा इसको दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा काम कौन करता है, काम सबसे ज्यादा इनके द्वारा किया जाता है। काम सबसे ज्यादा कौन करती है, महिलाओं के द्वारा सर्वाधिक काम करेंगी। और वो क्या करती हैं, आपको हर काम का पैसा नहीं है। पुरुष तो काम करेगा तो हर काम का पैसा लेता हो बाहर जाकर, लेकिन महिलाएं देखिए घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी, बर्तन, बच्चों को पालना, उनके कपड़े धोना, फिर शाम का फिर खाना बनाना, ये सारा काम करती है। तो काम भी ज्यादा करते हैं, लेकिन अधिकार इनको दिए गए हैं। आप अगर मंदिर प्रवेश की बात भी देखें, मंदिर प्रवेश की बात भी देखें, तो इन मंदिरों में भी कई सारी महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता है ना, कई सारी महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता है। मैं जाति के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर लिंग के आधार पर बात करूं। तो क्या इन दोनों में समानता की आवश्यकता नहीं है? आपको नहीं लगता कि इन दोनों में समानता होनी चाहिए? यहां पर भी समानता आनी चाहिए, तो यहां पर भी समानता की आवश्यकता है। तो समानता को आपको कई सारे तरीकों से देखना पड़ेगा, कई सारे तरीकों से समानता को हमको समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता के बारे में व्यवस्था करता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। तो अब यहां पर आपको कानून के समक्ष समानता की जब बात की गई है, तो आप यहां पर देखें कानूनों का समान संरक्षण लिखा हुआ, मतलब इसके दो प्रोविजन आप देख पा रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूं, नाम लेना इसलिए सही रहेगा कि दो नाम में लिख के चलूंगा तो आपको थोड़ी सा ठीक लगेगा। एक नाम है राम का, लिखा मैंने, राम नहीं लिखते हैं अपन, मतलब ऐसा लिखते हैं। एक नाम लिख लेते हैं कल्लू और एक नाम लिख लेते हैं लल्लू। ठीक है, ये नाम तो कंफर्म हो गए। अब कल्लू को अगर आप देखते हैं तो आप कल्लू के बारे में पाएंगे, कल्लू तो जो है वो वहां के राजनेता का लड़का है, राजनेता का पुत्र है। और अगर आप लल्लू की बात करते हैं तो ये सामान्य एक कारीगर का लड़का है। अब ये दोनों आपने देखे, यहां पर क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता। पहले इसको हम क्लियर करेंगे, फिर कानून के समक्ष संरक्षण जो है उसको अपन क्लियर करेंगे। अब कल्लू और लल्लू जो है, दोनों का बैकग्राउंड आपने देखा, दोनों का बैकग्राउंड देखकर आपको चीजें क्लियर हुई कि जो कल्लू है वो राजनेता का लड़का है और जो लल्लू है वो किसका लड़का है। लल्लू जो है वो सामान्य एक कारीगर है ना, सामान्य एक कारीगर का पुत्र आपको देखने को आया। ये बातें क्लियर हो गई। और ये कल्लू और लल्लू क्या है, दोस्त हैं। कल्लू और लल्लू ने, ये दोनों क्या है, कल्लू और लल्लू क्या है, कल्लू प्लस लल्लू दोस्त हैं। और इन कल्लू और लल्लू ने मिलकर एक प्लान बना दिया और इनने क्या कर ली, एक चोरी कर ली, एक चोरी कर दी। अब चोरी कर दी तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। जब पुलिस इनको पकड़ेगी तो दोनों को चोर बोलेगी या कुछ और बोलेगी। दोनों को जब पकड़ेगी तो दोनों के ऊपर क्या चोरी की धाराएं लगाएगी या कुछ और बोले, नहीं नहीं तुम तो जो है वो राजनेता के सुपुत्र हो, तो तुमने तो बहुत अच्छा चोरी का पुण्य का काम किया है। बोले तुमने जो चोरी करी है, तो कल्लू को कह दिया कि तुमने पुण्य का काम कर लिया है। अरे बोले यार तूने तो चोरी करी है, ऐसा होगा क्या? ऐसा लगता है कि आपको कि अगर जो कल्लू और लल्लू दोनों ने मिलकर चोरी करी है, कहीं चोरी हुई है और चोरी होने के बाद आप देखें पुलिस ने इनको पकड़ लिया, जब पता चला कल्लू जो है वो राजनेता का पुत्र है तो उसकी चोरी को माफ कर दिया, बोले नहीं तुमने अच्छा किया, इसको बस पकड़ लिया। ऐसा होगा क्या? नहीं। जब पुलिस पकड़ेगी दोनों को, प्रारंभिक तौर पर जब दोनों को पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा, दोनों को जब पकड़ेगी तो दोनों क्या बोलेगी, चोर ही कहा जाएगा। तो क्या हो गई, कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून की नजरों में अगर आपने जो भी काम किया है तो आप क्या कहलाएंगे, चोर ही कहलाएंगे। अगर आपने चोरी की है तो चोर कहलाएंगे, और आपने अगर कोई बहादुरी का काम किया है, मान लीजिए कि ये कुछ बहादुरी का काम कर देते है ना, कुछ बहादुरी का काम कर देते तो ये क्या कहलाते, बहादुर कहलाते, और इनको इनाम मिलता। इनको क्या मिलता, इनाम मिलता। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए यहां से कि
कल्लू और लल्लू ने अगर गलत किया है, दोनों साथ में एक ही काम कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर धाराएं क्या लगेंगी? एक सी लगेंगी। दोनों ने चोरी करी है तो चोरी ही कहलाएगी, दोनों ने किसी की हत्या करी है तो वो हत्या ही कहलाएगी, दोनों ने कोई धोखाधड़ी करी है तो वो धोखाधड़ी ही लगेगी। तो इसी कारण से हमने क्या कहा कि कानून के समक्ष समानता। कानून ये नहीं देखता कि आप राजनेता के पुत्र हैं या आप सामान्य कारीगर के पुत्र हैं, अगर कोई भी है गड़बड़ किया है तो सबके ऊपर आरोप जो है सबको क्या करेगा? कानून समान तरीके से देखेगा। अब यहां पर एक और चीज आई है कि आप बोलेंगे कि सर समान संरक्षण की कुछ बात आई है, इससे क्या मतलब होता है? ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कल्लू और लल्लू वाली कि चोरी कर। अब इन्हीं कल्लू लल्लू को अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कि कल्लू लल्लू ये वाला केस तो क्लियर हो गया कि एक राजनेता का लड़का हो गया और एक क्या हो गया? कारीगर का लड़का हो गया। अपन ये ऊपर लिख लेते हैं कहानी क्या है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे यहां पर कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया किसका? ये तो राजनेता के परिवार से संबंधित है और ये क्या है? कारीगर के परिवार से संबंधित है। और हमने देखा था कि इन दोनों को पकड़कर इन दोनों के ऊपर एक चोरी का आरोप लगा था। चोरी के आरोप में क्या कहां चले गए थे? इनको जेल में डाला गया था। अब आरोप जो लगाए गए हैं उनको सिद्ध कहां करते हैं? तो उनको सिद्ध करने के लिए आपको कहां आना पड़ता है? अदालत आना पड़ता है, आपको अदालत आना पड़ता है। अब हो सकता है कि चोरी का आरोप इनके ऊपर गलत तरीके से लगा दिया हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी चीज नहीं है कि गलत तरीके से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, उस चक्कर में ये दोनों फंस गए हो, इनको पुलिस ने पकड़ लिया। जब अदालत में गए तो दोनों लोग थे, एक था कल्लू और एक था लल्लू। कल्लू को हमने देखा कि कल्लू जो है वो सक्षम है। कल्लू चूंकि सक्षम परिवार से आता है तो ये सक्षम है और इसने क्या कर लिया? एक वकील अपने लिए अपॉइंट कर लिया। वकील क्या करता है? वकील अदालत में जाकर आपका पक्ष रखने का काम करेगा। लेकिन जो लल्लू है, लल्लू के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सामान्य कारीगर के परिवार से संबंधित है, ये गरीब है, तो इसके पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या समान संरक्षण हो पाएगा? जब ये अपनी बात ही नहीं रख पाएगा तो समान संरक्षण हो पाएगा नहीं। तो इसको सरकारी सहायता दे दी जाएगी, एक सरकारी वकील इसको मिल जाएगा। ये अपनी वकालत खुद भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सरकारी वकील भी इसको मिल जाएगा और पर्याप्त समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पर्याप्त समय इस केस में लिया जाएगा ताकि गलत ना किसी के साथ हो सके, सभी को बराबर संरक्षण प्राप्त हो सके। मतलब अगर इसके साथ भी गलत हुआ है तो ऐसा नहीं कि ये बड़े आदमी का लड़का है तो इसको कल ही रिहा कर दो, ये गरीब आदमी का लड़का है तो इसको बाद में रिहा करो, नहीं। अगर गलत हुआ है तो दोनों को कंपनसेशन, मतलब दोनों को जो भी भुगतान करना होगा या जो भी उनका बनेगा, मतलब जो भी क्षमा याचना जो भी करनी होगी, जो भी गलती हुई है वो दोनों के साथ साथ हो। ऐसा नहीं कि विधायक जी का लड़का है या सांसद जी का सुपुत्र है, नेताजी का लड़का है तो बोले यार नहीं भैया जी आपने तो कोई दिक्कत नहीं है और इसको आपने गाली गलौज कर दी। तो समान संरक्षण सबको दिया जाएगा और सभी क्या होंगे? समान होंगे। ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि समानता का मतलब समझ गए। अगर कोई आरोप किसी ने किया है, किसी ने कुछ गलत काम किया है तो आरोप बराबर लगेंगे संविधान के हिसाब से। संरक्षण यह है कि विधि का संरक्षण हमें करना पड़ेगा, कानूनों का समान संरक्षण आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप मान लेंगे कल्लू ने कोई कांड कर दिया, कल्लू ने कोई कांड कर दिया तो बोले ये नेताजी का लड़का था, इसको 3 वर्ष की सजा दे दो। और अगर लल्लू ने वही कांड कर दिया, लल्लू ने भी साथ पे कांड किया, बोले गरीब आदमी का लड़का, इसको 10 वर्ष की सजा दे दो। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? समान संरक्षण होगा। इसका मतलब क्या? समान संरक्षण के आपने अगर गलत किया है तो दोनों को क्या किया जाएगा? बराबर सजाएं मिलेंगी, अलग अलग नहीं मिलेंगी। ये अलग अलग काम यहां पर नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी हमने क्या दे दी कि विधि का संरक्षण कैसे मिलेगा? तो विधि का संरक्षण आपको कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए कि लल्लू कमजोर है तो सरकार से कुछ सहायता मिल जाती है, सरकार से कुछ मदद मिल जाएगी। इसको हम सरकारी वकील के रूप में भी देखते हैं। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहला जो अनुच्छेद 14 है वो क्लियर है सभी को। अनुच्छेद 14 जो है वो क्लियर है। आर्टिकल 14 क्लियर हो जाना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात जो की गई है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अगले आर्टिकल पर चलते हैं। समानता के अधिकार का दूसरा अधिकार क्या आता है? तो दूसरा अधिकार आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थानों के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह आएगा आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। क्या आएगा? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विभेद की बात यह करता है। अब अगर आप धर्म की बात करते हैं तो आपके धर्म कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप मूल वंश की बात करते हैं
तो आपका वंश भी अलग अलग हो सकता है। जाति की बात करते हैं तो जाति भी आपकी अलग अलग हो सकती है। लिंग आप देखें तो स्त्री पुरुष आप हो सकते हैं, और जन्म स्थान भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। ये आपको अंतर यहां पर देखने को मिलेगा, ये अंतर आप यहां पर समझ पाएंगे। अब धर्म किसी का हिंदू है, किसी का मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो कभी आप देखें, मतलब मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, विभेद मतलब उनमें अंतर नहीं करेंगे, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना महिला पुरुष के आधार पर, ना गांव में पैदा हुए के शहर में पैदा हुए, इन आधार पर आप अंतर पैदा नहीं करेंगे। कहां पर अंतर नहीं होगा? दुकानों के अंदर आप नहीं कर पाएंगे, होटलों में नहीं कर सकते, कुओं पर, तालाबों पर, स्नान घाटों पर, सड़कों पर, या और जो सार्वजनिक जगह है, और जो क्या है, सार्वजनिक जगह है जहां पर सभी के लिए वो जगह खोल दी गई है, तो वहां पर आप इन सब आधार पर कोई अंतर एक दूसरे में नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मैंने बोला दो दोस्त मेरे, मान लीजिए कि आप बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो कुछ इसमें जनरल कैटेगरी के भी पढ़ रहे होंगे, कुछ ओबीसी के भी पढ़ रहे होंगे, कुछ एससी के भी होंगे, कुछ एसटी के भी होंगे। उसमें अब इनमें जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो इस 4 कैटेगरी के होंगे, उनके धर्म भी अलग अलग हो सकते हैं। हर एक धर्म का बच्चा पढ़ रहा होगा, हम तो सबके लिए पढ़ा रहे हैं, हर एक धर्म का बच्चा पढ़ रहा होगा, हर एक जगह से पढ़ रहा होगा, शहर का भी होगा और गांव का भी होगा, छात्र भी होंगे और छात्राएं भी होंगी। ठीक, छात्र भी होंगे और छात्राएं भी होंगी। तो क्या अगर आप कभी कोई बुक खरीदने जाते हैं, मान लीजिए, चूंकि हम पढ़ने वाले लोग हैं तो मैंने बात करी कि आप कभी कोई बुक खरीदने जाते हैं और आप गए, तो दुकानदार क्या पूछता है? पहले नाम बताओ अपना। आपने बताया कि बोले मेरा नाम समीर है। अब दुकानदार कंफ्यूजन हो गया, समीर हिंदू है कि मुसलमान है? तो क्या बोलेगा? नहीं, पहले अपना पूरा नाम बताओ क्या है। तो आपने बोला कि मोहम्मद समीर, तब तक दूसरे ने बोला समीर कुमार। तो अब क्या वो आपसे सब पूरा नाम पूछता है? क्या आपके साथ ऐसी घटना घटी है? आपसे दुकान में जब आप गए तो क्या उसने आपसे पहले पूरा नाम पूछा और उसने देखा कि यार नहीं, ये तो हमारे धर्म वाला नहीं है तो हम इसको किताब नहीं देंगे, ऐसा हुआ क्या? या ये हमारी जाति वाला नहीं है, हम इसको अब किताब नहीं देंगे, ऐसा हुआ क्या? तो पहले अगर आप देखें तो इस आधार पर चीजों में विभेद हुआ करता था, क्योंकि समाज में हर एक वर्ग को फिक्स कर दिया गया था कि आप यही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। तो आप देखें, अगर आज से 200-300 साल पहले देखते हैं तो जातियां इसी आधार पर बनी हुई थी कि कोई ये वाला काम करेगा, कोई वो वाला काम करेगा, तो आपको बताना पड़ता था कि हम ये करें। आज है क्या? आज नहीं। आप मान लीजिए कि दुकानों पर गए हैं, तो दुकानों में मान लेता हूं बहुत सारे लोग मॉल में जाते होंगे, है ना, मॉल में। अब जैसे आप लोग का तो नहीं पता, हम लोग क्या करते थे जब हम पढ़ते थे, जब अपने कॉलेज में थे, घर से बाहर पढ़ा करते, गर्मियों में बहुत गर्मी लगा करती थी, कभी कभी घूमने निकल गए तो यार बोले दोपहरी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो क्या गए, गर्मी में धीरे से चुपचाप से मॉल में चले गए। और इस मॉल में गए तो अपन क्या गए, कोई एक कपड़े की दुकान में घुस गए, मोबाइल आ गए तो उस टाइम तक, तो अपन घुस गए और अपन ने क्या किया कि कपड़े की दुकान में गए और अपने कपड़े देखना स्टार्ट कर दिए। तो क्या दुकानदार हमसे ये पूछता है कि बोले उससे हो सकता है कि मैंने हवाई स्लीपर पहनी हो, टी शर्ट अच्छी ना हो, तो क्या वो इस आधार पर मना कर सकता है? हाँ, उन्होंने नियम बनाया है कि वो 2 कपड़े ही ट्राई करने देंगे। तो अगर आपने कुछ नहीं खरीदा है तो 2 कपड़ों के बाद बोलेंगे सर हमारी दुकान का नियम है कि हम 2 से ज्यादा आपको ट्राई करने नहीं देंगे। अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर ट्रायल बढ़ते जाएंगे, आप कपड़े और ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको शुरू में कपड़े दिखाने से मना करेगा? नहीं करेगा। क्या आप कोई चाय की दुकान पर, कोई होटल पर खाना खाने जाते हैं तो क्या आपसे आपकी जाति, आपका धर्म पूछता है? नहीं पूछता है। आपको अगर वो पूछेगा तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है, उसके ऊपर केस हो जाएगा। आप अगर कुओं की बात करें, कुओं और तालाब, स्नान घाट, ये मैं एग्जांपल आपको गांव के रिस्पेक्ट में देने की कोशिश करूंगा। किनका? इनका, कुओं का, स्नान घाट का, तालाबों का। गांव के रिस्पेक्ट में क्यों दूंगा? क्योंकि अगर आप गांव में देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहां पर गांव के अंदर आप देखें कुएं अलग अलग होते हैं ना। कुएं जो है, कुएं का अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं, कुएं का कॉन्सेप्ट देखूं, गांव में कुआं अलग है, ऊंची जाति का कुआं अलग आपको देखने को मिलता है, और इनके अलावा अन्य लोगों का कुआं आप अलग देख पाते हैं, अन्य लोग का कुआं आप अलग देख पाते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जल का जो पीने का पानी है, तो वहां पर ऊंची जाति का कुआं अलग है, और जो दूसरे और लोग रह रहे हैं उनका कुआं अलग बनाया गया है। तो ये क्या है? ये सही व्यवस्था है क्या? नहीं, ये गलत व्यवस्था है, ये लागू नहीं होगी। और ये अनुच्छेद 15 कुछ ऐसा ही कहते हैं। आपने तालाब देखा होगा, तो तालाब में आप देखते हैं, मान लीजिए कि ये तालाब है, तो उस पर बोला कि ये वाले इलाके पर गांव के कुछ लोग आएंगे और ये वाले इलाके पर गांव के कुछ लोग आएंगे। आप समझना, यहां पर कह दिया कि यहां पर ऊंची जाति के लोग आएंगे, है ना, ऊंची जाति के लोग आएंगे तालाब के अंदर। तालाब के अंदर उन्होंने क्या कह दिया कि यहां पर ऊंची जाति के लोग आएंगे,
ठीक है, ये पानी भर दिया मैंने तालाब में, और यहां पर क्या कह दिया कि यहां पर जो लोअर कास्ट है, जो दलित है, मैं स्पष्ट नाम लिख देता हूं यहां पर तो वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, कि दलित वाले लोग यहां पर आएंगे। तो अब पानी में हमने क्या बोला कि आप यहां से नहीं नहा सकते, आप यहां से नहाएंगे। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर हो सकता है सीढ़ी बहुत अच्छी बना दी, उस सुविधा का फर्क होगा। क्या किसी में यह ताकत है कि अगर दलित ने यहां पर कपड़े धोए हैं तो वो पानी यहां पर नहीं जाएगा? तो पानी को तो आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने व्यवस्थाएं ऐसी बना दी हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आकर पानी का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्थाएं लोग बना लेते हैं। तो ये सब भी क्या है, इन सबको भी यहां पर गलत माना गया है। ऐसे ही स्नान घाटों के अंदर, सड़कों के अंदर ये व्यवस्थाएं हैं, तो इनको सबको रोक लगाई गई है। आप चाय पीने सभी लोग जाते होंगे, चाय भी क्या है, होटल पर ही मिलती है, रेस्टोरेंट पर ही मिलती है। क्या वो आपसे जाति पूछता है? जाति पूछता है? बोले अगर जाति पूछी, बोले अपने समझ में आ गई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो बोले इसको डिस्पोजल में पकड़ा दो चाय। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आप इसको क्या कहेंगे? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन ये कहलाएगा। क्लियर है बात? अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, अगला क्या कहलाएगा। 14-15 दोनों क्लियर है? चलिए अगले पर। तो अब बात करें अगले वाले की, जिसमें हम बात करेंगे रोजगार में अवसर की समानता। तो ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये आर्टिकल, या हम बात करें कि अनुच्छेद 16 का पार्ट हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी 2 आर्टिकल पर बात कर ली है। अनुच्छेद नंबर 14 पर बात हो गई है और 15 पर बात हो गई है। ये दोनों आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता की बातें करता है, और अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात करता है कि यहां पर इस प्रकार से अंतर नहीं होगा। अब अनुच्छेद 16 की अंतर जो हम बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 16 के अंदर अगर आप देखेंगे कि हमारी जो बातचीत होने वाली है वो क्या होगी, वो नौकरी को लेकर होने वाली है। यहां पर क्या बात कर, रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता, तो अगर आप रोजगार की जो बात करते हैं वो खास तौर से नौकरी की बात यहां पर की जा रही है। अब नौकरी क्या है? नौकरी 2 प्रकार की है, एक तो सरकारी नौकरी है और एक क्या है, प्राइवेट नौकरी। सरकारी है और एक निजी संस्था में काम करना। तो यहां पर अवसर की समानता की जो बात आपको देखने को मिल रही है, वो अवसर की समानता आप कहां देख पा रहे हैं? सिर्फ सरकारी नौकरी में। ये सरकारी नौकरी केंद्र और राज्य के अधीन, किसी के अधीन भी हो सकती है, उसमें अवसर की समानता की बात की गई है। अब कोई धीरे से कोई मुझे बोलेगा, कमेंट में आएगा भी कि सर आरक्षण क्या है? बोले सर ये तो अवसर की समानता हुई नहीं, आरक्षण क्या है? तो भी मैं इसको क्लियर करूंगा कि आरक्षण समानता बढ़ाने के लिए लाया गया था, या आरक्षण किस लिए लाया गया था, समानता घटाने के लिए लाया गया था, या अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब अवसर की समानता का मतलब क्या है कि सबको नौकरी, अगर जिसको भी नौकरी करनी है सभी को अवसर समान मिले, सभी को मौका समान मिले। तो हमारे यहां पर अगर हम नौकरी का पैटर्न देखें कि हम नौकरी किस आधार पर करते हैं, तो हमारे यहां नौकरी, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए है तो हमारे यहां पर पैटर्न क्या है कि आपको उसका एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम, फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करके आपको मेरिट में आना होगा, और इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगी? नौकरी। यहां पर क्या मिल जाएगी? नौकरी आपको मिल जाएगी। नौकरी आपको यहां पर दी जाएगी। जॉब में जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको मतलब एग्जाम क्वालिफाई करा, मेरिट में आए, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। मेरिट मतलब आपके नंबर ज्यादा रहेंगे तो फिर आप क्या है कि वहां चले जाएंगे। ये जॉब की बात यहां पर हो गई। अब अगर आप कहें कि सर एग्जाम की जब आप बात करते हैं तो एग्जाम में जो क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, यहां पर क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स आते हैं वो जनरल के अलग होते हैं, ओबीसी के अलग होते हैं, एससी के अलग होते हैं, एसटी के अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग कैटेगरी आती है। ऐसे कई सारी कैटेगरी आपने देखी हुई है। फीमेल जनरली अपन बाद में बात करेंगे, नहीं देखेंगे अभी। ये 4 कैटेगरी आप देख लो, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। और बोले सर आप कह रहे हैं कि यहां पर समानता की बात है, तो मैं आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं कि आप देखें, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर जाएं या ओबीसी के अंदर जाएं या एससी या एसटी, जो भी आप देखना चाहते हैं, अगर आप यहां पर भी देखते हैं तो यहां पर आप पाएंगे कि अगर आप जनरल में देखते हैं तो यहां पर एक जो मेरिट लिस्ट, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम हुआ, अगर कोई एक एग्जाम हो रहा है तो इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो 100 नंबर में से आपको कुछ लाने पड़ेंगे। मान लीजिए कि जनरल का कट ऑफ यहां पर बना है कि 70 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ बना है कि मान लीजिए 68 नंबर, एसटी का कट ऑफ बना है 65 नंबर, एसटी का कट ऑफ बना है 62 नंबर। मतलब ये क्या है? ये कट ऑफ मार्क्स है। क्या है? ये आपके कट ऑफ है।
मतलब आपको इतने नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। तो अब आप देखें जनरल में जो लोग जनरल कैटेगरी से नौकरी कर रहे होंगे 70 या 70 प्लस नंबर लाए होंगे तभी वो नौकरी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप देखें यहां पर कि उसके नंबर भी नहीं आए हैं, है ना, उसके नंबर भी नहीं आए हैं और उसको नौकरी दे दी गई। ऐसा कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा कि इसके मार्कशीट पर नंबर 40 है और जनरल कैटेगरी से नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ओबीसी में देखें तो यहां पर 68 या उससे ज्यादा नंबर लाने वालों को ही नौकरी मिलेगी। एससी में देखें 65 या उससे ज्यादा नंबर लाने वालों को ही नौकरी मिलेगी। और अगर एसटी में देखें तो वहां पर भी आपको 62 या उससे ज्यादा नंबर लाने वालों को ही नौकरी मिलेगी। मतलब क्या हो गया कि जब आप यहां पर हर वर्ग में देखते हैं तो यहां पर हर वर्ग के अंदर हमको समझ में आता है हर वर्ग में अवसर की समानता यहां पर दी जा रही है। अवसर की समानता हर वर्ग में है। अब फिर से मन में ये वाला सवाल आपको आने लगेगा, बोले सर ये आरक्षण क्या है? आरक्षण तो आप जो कह रहे हो ये वर्ग आपने बना दिए, फिर आपने बात घुमा दी कि आप वर्ग में समानता की बात करने लगे हो। लेकिन अगर मैं इन वर्ग को, फिर आप कहेंगे बोले सर अगर मैं इन वर्ग को एक ही देश के नागरिक के तौर पर देखता हूं तो आपने इनको तो 4 में तोड़ दिया, ये तो गलत हो गया, ये तो अवसर की समानता नहीं है, इनको हमसे कम पढ़ना पड़ रहा है, इनको और कम पढ़ना पड़ रहा है, इनको और कम पढ़ना पड़ रहा है। तो बोले ये तो समानता की बात नहीं हुई। तो इसको समझिए आप, ऐसे समझना है आपको, है ना। इसको समझने की कोशिश कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए कि 4 कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी जो आई हैं जिसको आप जनरल कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, एससी कहते हैं और एसटी कहते हैं। ये चारों कैटेगरी, मैं अगर इन चारों को कह दूं कि ये संतान है चारों, और ये किसकी संतान है ये चारों, तो आप कह देंगे भारत माता के। मतलब है तो हम आप सभी, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे हैंडीकैप्ड हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, सभी क्या कहलाएगा? भारत माता की संतान कहलाएगा। इस बात से तो एग्री करेंगे सभी, इस बात को तो कोई मना कर नहीं पाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये बात तो सबको एग्री करनी ही पड़ेगी कि सभी क्या है? भारत माता की संतान हो गए। अब मान लीजिए कि संतान, अब एक एग्जांपल और आप लीजिए किसी के घर का, किसी के घर का एक एग्जांपल आप लीजिए, है ना, किसी के घर का एक एग्जांपल आप लीजिए और वहां पर आप ये बताइए, कोई भी घर का आपने एक एग्जांपल ले लिया, वहां पर आप बताएंगे एक लड़का एक्स है, एक लड़का वाई है, एक लड़का जेड है और एक लड़का पी है। 4 बच्चे हैं और चारों अपना अपना काम करते हैं। पैसा सबसे ज्यादा कमाया एक्स ने, वाई ने, जेड ने। पी की स्थिति थोड़ी सी क्या है? खराब है। तो यहां इस घर के माँ बाप क्या करते हैं? इस घर के आप माँ बाप देखेंगे कि इसको थोड़ी सा एक्स्ट्रा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या वो एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इन 3 को कंपेयर कर रहे हैं? नहीं ना। अब कोई बोलेगा कि सर आपने ये तो लॉजिक ही खतरनाक कनेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ आपको करेक्ट करवाने की बात कर रहा हूं कि इन चारों को आप एक कम्युनिटी के तौर पर ना देखें, आप ये देखेंगे चारों लोग क्या है? भारत के ही नागरिक हैं। और अगर अब मैं बात करूं यहां पर, तो मैंने एक सीढ़ी बना ली है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक सीढ़ी मैंने कुछ इस तरीके से बना ली। समाज में अगर आप देखें पहले तक, तो सामाजिक विभाजन में अगर आप देखते हैं तो जनरल कैटेगरी आपको जो है वो सबसे टॉप पर यहां पर देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे ओबीसी, फिर एसटी और उसके समतुल्य आप जो देख पाएंगे कुछ एसटी। ये स्टेटस में फर्क आप देख पाएंगे। ये स्टेटस में फर्क क्या देख पा रहे हैं? ये आप यहां पर संसाधनों का वितरण देख पा रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे कि जनरल वाले के पास, है ना, संसाधनों का वितरण आप देख पा रहे हैं। संसाधनों तक पहुंच की बात हम करें तो सर्वाधिक संसाधन अगर आप देखें तो जनरल वालों के पास है, फिर ओबीसी के पास है, फिर उसके बाद एसटी के पास है, फिर एसटी के पास है। मतलब अगर अभी हम आरक्षण हटा दें तो इनके पास संसाधन नहीं आ पाएगा। मतलब एसटी के पास नहीं मिल पाएगा, एससी को संसाधन नहीं मिल पाएंगे। जब इनको संसाधन नहीं मिल पाएंगे तो ये इनके साथ बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो रिजर्वेशन ने किया क्या है? रिजर्वेशन सिर्फ काम क्या कर रहा है? रिजर्वेशन जो है वो काम ये कर रहा है कि इनको इस लेवल तक उठा दे। मान लीजिए कि इनने ये लाइन एक तैयार कर ली है, इनके द्वारा एक लाइन तैयार कर ली गई है ये वाली। तो रिजर्वेशन क्या कर रहा है? रिजर्वेशन इसको इतना पुश करेगा कि आप इस लाइन तक आ जाओ, इसको इतना पुश करेगा कि आप इस लाइन तक आ जाओ, इसको इतना पुश करेगा कि आप इस लाइन तक आ जाओ। अब जब इसको सबको बराबर देखेंगे तो क्या देखेंगे? आपको समान देखने को मिलेंगे। तो अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि आरक्षण क्या कर रहा है? इनको संसाधनों तक इनकी पहुंच नहीं थी तो इनको ये मौका दे रहा है कि आप संसाधनों तक पहुंच सकें, नौकरी में आ सकें, अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को आप सुधार सकें।
यहां से एक चीज क्लियर कर लेना चाहिए आपको, आर्टिकल 16(4) आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्या कहता है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग को उसको लगता है कि जो उसके राज्य के अंदर पिछड़ा है, सामाजिक आर्थिक तरीके से पिछड़ा हुआ है, तो उस वर्ग को क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। किसके लिए? नौकरी के लिए आरक्षण दे सकता है, ताकि उसकी स्थिति में सुधार आ जाए। ये बात क्लियर हो गई। ये आपको समझना चाहिए कि ये टॉप मोस्ट थे, इनके पास संसाधन बहुत थे, है ना, इनके पास संसाधन हुआ करते थे, इनके पास कम थे, इनके पास और कम थे, इनके पास और कम थे, तो आरक्षण ने क्या किया, इनको अप करने का यहां पर काम किया। क्लियर बात? इनको क्या किया, इनको अप करने का यहां पर काम और ज्यादा किया, है ना। मतलब क्या हुआ, आरक्षण क्या कर रहा, तो आरक्षण सभी वर्ग को एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जैसे अगर अपन बात करें कि हमने देखा भी हुआ है या हमने पढ़ा भी हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन जो अपन ने बनाई थी, अगर आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइन अपन ने बनाई थी, ये लाइन क्या बनाई थी, ताकि सभी लोग इस लाइन को टच कर सके। तो समाज में इस लाइन को केवल कौन लोग टच कर पा रहे थे, तो आप देखिए जनरल कैटेगरी के जो लोग थे सिर्फ वो यहां पर आ पा रहे थे। क्यों आ पा रहे थे? क्योंकि इनके पास संसाधन बहुत थे, इनके पास समझ अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसमें कई सारे पिछड़ा वर्ग के लोग डाले गए हैं, या एससी या एसटी जो भी कम्युनिटी के आप लोग कहते हैं यहां पर, तो आप इनको पाएंगे कि ये पीछे थे। अब जो जितने पीछे थे इनको उसी के अनुपात में क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। मतलब इनको क्या किया गया, ताकि आरक्षण देने के पीछे कारण क्या है, तो आरक्षण देने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि ये जो समाज में पिछड़े थे, इनका चूंकि इनकी संख्या पर्याप्त है, एससी की देखें, एसटी की देखें, ओबीसी की देखें, लेकिन सरकारी नौकरियों में आप प्रतिनिधित्व उतना नहीं देख पाते, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है। मतलब इनकी संख्या आप ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए इनको आरक्षण भी क्या दे दिया गया है, ज्यादा देख पा रहे हैं। क्यों ज्यादा दिया गया है? क्योंकि इनका सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो इनको कहते हैं, इनका रिजर्वेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया कि आप ज्यादा आ जाओ संख्या में। तो ये लाइन क्लियर है कि ये समानता की लाइन है। ये आप यहां पर समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर समानता को लेकर बात कर रहे हैं कि सभी को हम यहां पर समान मानने वाले हैं। क्लियर बात यहां की? तो ये बात क्लियर है। और 16(4) क्या कहता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रोजगार में अवसर की समानता क्या है और कैसे आपको यहां पर मिल रही है, और आरक्षण वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया गया। अब बात आती है छुआछूत के बारे में। तो छुआछूत के लिए ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आपको ये अगला अधिकार मिल रहा है, जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आप यहां पर देख पाते हैं। अब छुआछूत क्या कहलाती है, तो छुआछूत को अगर आप देखते हैं ना, छुआछूत क्या कहलाती है, तो छुआछूत पहली चीज तो आपसे पूछेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है, तो छुआछूत 2 प्रकार की होती है। मैं कहूंगा, आप बोलेंगे सर इसमें भी 2 प्रकार से होते हैं क्या, दूर से और पास से, ऐसा है क्या कुछ लॉजिक? नहीं, छुआछूत 2 प्रकार की कैसे कह रहे हैं, एक छुआछूत होती है मानसिक और एक छुआछूत होती है शारीरिक। एक छुआछूत कैसी है, मानसिक छुआछूत, और एक कैसी है, शारीरिक छुआछूत, है ना। कैसी है, शारीरिक छुआछूत के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये 2 प्रकार की कैसे है, तो खतरनाक कौन सी वाली है, तो खतरनाक ये वाली है ना। खतरनाक कौन सी वाली है, तो खतरनाक ये वाली है, खतरनाक मानसिक वाली है। जब मानसिक दिमाग में आएगी तो मानसिक के बाद ही आप किस पर काम करते हैं, शारीरिक पर काम करते हैं, इसलिए मैंने खतरनाक मानसिक वाली को बोला है। अब छुआछूत होता किसके साथ है, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ छुआछूत हो जाती है, तो छुआछूत के शिकार खास तौर से आपको दलित वर्ग देखने को मिलता है। किसको देख पाते हैं आप, दलित वर्ग को खास तौर से आप छुआछूत का शिकार, शेड्यूल कास्ट जो है वो अनटचेबिलिटी का शिकार हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप देखें, अगर आप समाज की व्यवस्था को समझते हैं या समाज की व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, तो 2 कम्युनिटी अगर मैं ले लेता हूं, कोई सी भी 2 कम्युनिटी ले ली, एक तो दलित वर्ग हो गया और एक कोई सा भी और एक वर्ग ले लिया दलित के अलावा, एक आप सामान्य ले लो या ओबीसी ले लो या कुछ भी आप ले लें। तो आप अगर दलित वर्ग में देखें तो दलित वर्ग का कोई एक व्यक्ति है X और सामान्य वर्ग का कोई एक व्यक्ति है Y। नाम इसलिए नहीं लिखता हूं, कई बार वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, किसी का नाम आ गया तो अगर आप देखें कि अब क्या हो रहा है, छुआछूत, यहां पर हमको समझना क्या है, हमको यहां पर समझना है छुआछूत। अब ये X व्यक्ति जो गया वो धीरे से किससे, इनसे स्पर्श हो गया। क्या हो गया, इनसे स्पर्श, स्पर्श मतलब छू लिया, उसने छू लिया। अब ये भाई क्या बोलेंगे, तुमने मुझे छू कैसे लिया है, ये भाई क्या कहेंगे, तुमने मुझको छू कैसे लिया है, तो ये नाराज हो जाएंगे। अब ये छुआछूत को कैसे खत्म करेंगे, बोले यार उससे छू लिया है, तो इनके मन में क्या आ गया है, अरे उससे छू लिया है, हम क्या हो गए हैं, अब वो क्या बोलेगा, अशुद्ध हो गए। क्या बोलेगा, अशुद्ध हो गए। और अब ये अशुद्धि को मिटाने के लिए कहां जाएंगे, नहाने चले जाएंगे। अब ये बात तो समझने की है कि बात कहां आई थी, दिमाग में।
बात कहां आई थी? दिमाग में आई थी कि छुआछूत जो है, आप देखें कि दलित ने आपको टच कर लिया है तो आपने बोला कि हम अशुद्ध हो गए हैं। ये बात कहां थी? दिमाग में। जब आप नहाने गए तो क्या दिमाग में पानी गया? नहीं गया। लेकिन वो मानसिक चीज है कि इनसे टच हो गए हैं, हमें नहाना पड़ेगा या हमें कपड़े धोने पड़ेंगे तब हम शुद्ध हो पाएंगे। तो ये क्या है? इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो छुआछूत की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, कि जो छुआछूत के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं उसमें हमें समझना क्या है? मानसिक खतरनाक होता है। फिर जब मन में बात आती है तब हम शारीरिक करते हैं। तो हम दोनों प्रकार की छुआछूत का यहां पर अंत कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। ना तो कोई इस प्रकार की प्रैक्टिस की जाएगी, ना ही कोई इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जो समाज में छुआछूत को बढ़ाता हो। आप देखते होंगे गांव के अंदर कि कोई एक विशेष वर्ग के व्यक्ति को बराबरी पर नहीं बैठाते हैं, छुआछूत के कारण बोले तुमको नीचे बैठना है, हमको ऊपर बैठना है। आपने ऐसा सुना होगा, देखा भी होगा, जो बहुत सारे गांव के लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने भी देखा होगा। तो इंसान तो एक ही है। अब छुआछूत का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है अगर आप समझें यहां पर, तो छुआछूत जो बनाई गई है अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे यहां पर देखो, मैं थोड़ी सी गहरी बात आपको बता देता हूं, हो सकता है कि आपके किताब के बाहर की है थोड़ा सा। आप देखिए समाज में 4 वर्ग, अगर आप समाज की वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, समाज की अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो आप पुराने जमाने में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था में कोई छुआछूत नहीं थी, है ना, कोई छुआछूत नहीं थी। और इस वर्ण व्यवस्था में आप जैसे ही देखते हैं तो आपको 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 वर्ण आप देख पाते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि जिसके पास पढ़ने पढ़ाने का काम रहेगा, है ना, शिक्षा का और धार्मिक काम। क्षत्रिय के पास सेना, शासन, प्रशासन। वैश्य के पास व्यापार और शूद्र के पास सेवा। यह वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, आप जानते भी होंगे, आपने इतिहास के अंदर इनके बारे में जिक्र सुना भी होगा। अब क्या है कि इन चारों बड़े व्यवस्थाओं में आपको किसी प्रकार की छुआछूत देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें कि अगर आप शूद्रों में देखते हैं तो यहां पर सेवा वाली बात आती है और कई प्रकार के सेवा, या अगर आप व्यापार देखते तो कई प्रकार के व्यापार आपको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि आप कपड़े धोने का काम करते हैं, मान लीजिए कि आप चमड़े का काम करते हैं, तो क्या होता है जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े क्यों धोते हैं हम? कपड़े धोने के पीछे कारण क्या है कि उसमें गंदगी हो सकती है, यही है ना कारण। चमड़ा का जो काम है, चमड़ा चूंकि खाल है उसको पकाना पड़ता है, तो उसमें अगर इन दोनों कामों को मैं लूं, या आप देखें कि कुछ लोग सफाई का काम भी करते हैं, ये अपने आप में बड़े काम है, सब कोई नहीं कर पाता है। अगर आप समाज में देखें तो सब कोई नहीं कर पाता है, कितनी रिस्क में जाकर ये काम करते हैं। अब मान लीजिए अपन एक जनरल चीज, क्या कोई कपड़े धो रहा है, कोई चमड़े काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है। जब ये काम कर रहे हैं, जब ये काम कर रहे हैं तब वहां पर क्या हो सकता है? कीटाणु हो सकते हैं, और वो कीटाणुओं को अलग करने के लिए ही तो ये कपड़े साफ कर रहे हैं, चमड़े को साफ कर रहे हैं, या दूसरी ओर सफाई का काम कर रहे हैं ताकि कीटाणु अलग हो जाए। तो आप देखेंगे उस टाइम पर नहीं छुएंगे जब ये काम कर रहे हैं। जैसे आप घर में आपके घर में कोई टॉयलेट साफ करते होंगे, आप में से भी कई सारे लोग, तो क्या आप करते हैं कि एक ब्रश से टॉयलेट साफ कर रहा हूं और एक से बोले मैगी खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, चाय नहीं करते ना। आप टॉयलेट साफ करने के बाद आप नहाने जाते हैं। नहाते क्यों हैं? नहाते इसलिए हैं कि हो सकता है सफाई के दौरान कुछ वायरस बैक्टीरिया अगर आ गया होगा अपने ऊपर, तो नहाने से, साबुन लगाने से वो धुल कर निकल जाएगा, कोई खतरा परिवार को नहीं रहेगा। तो ये लोग जो है वो काम करते थे, कीटाणु, कोई छुआछूत नहीं थी, लेकिन ये काम ऐसा था कि जिसमें कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए इनसे छूने के बाद ये लोग क्या करते थे? नहा धोकर तैयार होकर आते थे, इसलिए नहा धोकर तैयार होकर आते थे। आप समाज में देखेंगे कि छुआछूत है वो आपको खास तौर से इन लोग के साथ ही देखने को मिलती है, और इनको छूने के बाद नहाने का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि कीटाणु का काम करते थे, तो नहाने का मतलब यह है कि ऐसा तो नहीं कोई कीटाणु आ गया। लेकिन समाज जो है वो संकीर्ण मानसिकता में जाता चला गया और इनने क्या कर लिया? छुआछूत को परमानेंट बना लिया। अब वो उसके पीछे का कारण नहीं जानते, बस बोले इसको छूना नहीं है। क्यों नहीं छूना? ऐसा चला आ रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसा चला आ रहा है, अब नहीं चलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत नहीं होगी। भाई सब
अब किसी ने कपड़े धोए हैं, वो नहा धोकर बढ़िया डिटॉल साबुन लगाकर आ गया, डिटॉल में नहाकर, फिर कोई तकलीफ नहीं है, बैठकर आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। छुआछूत वाली बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताएंगे। छुआछूत क्लियर हो गया कि नहीं, शारीरिक मानसिक क्लियर हो गया। तो छुआछूत, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने तो किसी को नहीं छुआ, तो क्या आप लोग केस कर देंगे मेरे ऊपर? क्या बोले सर तो आए और सर ने तो कैमरे से पढ़ाया, दूर से पढ़ा रहे, हमको टच करने की कोशिश नहीं करी। पहले सर को सब पे घर आना चाहिए, सबका हाथ पकड़ के देखना चाहिए, छू लिया तब समानता की बात होगी सर, नहीं तो सर तो छू नहीं रहे, गड़बड़ नहीं। अगर मेरे मन में ये बात है, अगर मेरे मन में ये बात चल रही है, तो फिर वो छुआछूत का कारण बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे आपकी क्लास के अंदर भी कई सारे लोगों को सब कोई टच नहीं कर पाता और आप भी सबको टच नहीं कर पाते। तो मानसिक नहीं होना चाहिए, जब तक मानसिक नहीं होगा तब तक शारीरिक नहीं आएगा। मन में छुआछूत नहीं आएगी तो शरीर से भी छुआछूत मन में आएगा, तभी तो आप हाथ अरे नहीं छूलना है उससे, तभी आएगा ना जब मन में आएगा। मन में नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं होगी। तो ये बात क्लियर, छुआछूत का अंत जो है वो हमें यहां पर करना है। छुआछूत वाली बात भी यहां पर मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब एक आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अगर आप देखेंगे तो ये किसमें आएगा? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आप इसको देखेंगे। उपाधियां क्या है? उपाधियां सामान्य तौर पर नाम के आगे लगाई जाती हैं। सामान्य तौर पर नाम के आगे लगाते हैं। जैसे कि आप बात करें डॉक्टर, इंजीनियर, मेजर, कर्नल। इसके अलावा आप देखें राजा, महाराजा, पटेल साहब, या और XYZ जो भी आपके पास है ना, और XYZ जो भी आपके पास क्या आ रही हैं, XYZ जो भी आपके पास उपाधियां आ रही हैं उनको यहां कंसीडर करेंगे। तो ये जो उपाधियां हैं जो मैंने यहां पर लिखी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल, मेजर, तो ये शिक्षा और सेना की हैं। शिक्षा और सेना की उपाधियां हैं। तो शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़कर, मतलब आपने अगर डॉक्टरी कर ली है तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियर लगा सकते हैं, आप मेजर हैं तो मेजर लिख सकते हैं, कर्नल है तो कर्नल लिख सकते हैं। तो आपको शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़कर बाकी की उपाधियां जो है, महाराजा, अधिराजा, है ना, लंबरदार, जमींदार, जागीरदार, ये सब उपाधियां नहीं लिखेंगे। इन सब उपाधियों को आप अपने, मतलब इन सब उपाधियों क्या है, इन सब उपाधियों पर क्या लगा दिया गया है, यहां पर रोक लगा दी गई है, ये नहीं होगा। अब क्यों रोक लगाई गई है? देखिए मैं आपको बताता हूं रोक के पीछे कारण क्या है। अब शिक्षा वाली बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि उसने मेहनत करी है सेना में, वो अपनी जान के जोखिम पर आपकी सुरक्षा करने के लिए गया है, तो उनकी उपाधियां जायज हैं, वो आपको जारी रहेंगी, वो आप उनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, फिर से अपन लल्लू का एग्जाम्पल लेते हैं। लल्लू, तो आपके गांव में लल्लू आए और गांव में क्या हल्ला हुआ, लल्लू राजा आए हैं, या किसी ने कह दिया कि राजा लल्लू आए हैं, या लल्लू जमींदार आए हैं। ये दो नाम सुनते ही आपके दिमाग में इमेज क्या जाएगी? आपके दिमाग में इमेज ये बनेगी कि यार ये बहुत बड़ा आदमी होगा। क्या होगा? बड़ा आदमी होगा। अब इनने हो सकता कि लल्लू जो आए हैं उनने मुल्लू का घर चुना हो कि मुल्लू के यहां जाएंगे हम, तो अब मुल्लू के यहां इनको देखने के लिए राजा लल्लू आए हैं तो लोग उनके यहां भीड़। अब हो सकता है इनका नाम राजा लल्लू हो, लेकिन जैसे ही आपने यहां पर राजा लल्लू सुना तो आपको लगा कि यार ये राजा हैं, और तुरंत दिमाग में अंतर पैदा कर दिया। राजा मतलब क्या है? बड़े आदमी हैं, हमसे थोड़ी सा अलग हैं, हम इनसे अलग हैं। तो ये क्या हो गया? आप इनमें विभेद देख पा रहे हैं। तो इसी कारण से जो हमने अनुच्छेद 15 में पढ़ा था कि हम विभेद नहीं करेंगे जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, या रंग, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो आप देख रहे हैं जैसे आपको दिमाग में आया राजा, और आपने राजा लल्लू के लिए काजू कतली मंगवा ली, आपने काजू कतली मंगवा ली। राजा लल्लू आए, बोले यार ये तो गजब चोट हो गई यार अपने साथ, गजब काजू कतली, उन्हें आधा किलो पेल दी। बाद में पता चला कि यार ये राजा लल्लू कहलाते हैं, राजा वाजा नहीं है, तो फिर क्या हुआ? तो आप अगर देखेंगे, अगर राजा का टाइटल आप देख रहे हैं, जमींदार का, लंबरदार का टाइटल आप देख रहे हैं, तो वो क्या करता है? समाज में जैसे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जमींदार है या ये व्यक्ति राजा है, तो हम उसके लिए दिमाग में अपने आप इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि बड़ा आदमी होगा, पावरफुल होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जबकि वो है हमारे जैसा। दो आंख उसकी है, दो हमारी है, दो हाथ उसके हैं, दो हमारे हैं, दो पांव उसके हैं, दो हमारे हैं, भूख हमको लगती है, रोटी हम खाते हैं, रोटी वो खाता है, सोना चांदी तो खा नहीं सकता। तो अब क्या हो रहा है कि ये उपाधियों के कारण वो अंतर पैदा हो रहा है, तो उस अंतर को खत्म
खत्म करने के लिए ही आर्टिकल बना दिया गया है, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। तो इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया, लेकिन शिक्षा और सेना की उपाधि जारी रहेंगी। तो ये हमारा पहला अधिकार था जिसको हमने यहां पर खत्म किया, जिसको आप कहते हैं समानता या समता का अधिकार, है ना। इसको हमने उसके सारे 14, 15, 16, 17, 18 सभी आर्टिकल देखे और उसके सभी डिटेल प्रोविजन देखे। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिनको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं अब हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से, एप्लीकेशन से 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।